वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, मैट्रिक्सेस। यहाँ पर हम क्या NCERT बुक पढ़ेंगे क्योंकि MP बोर्ड और CBSE बोर्ड मैक्सिमम बोर्ड में क्या लगती है, NCERT बुक लिखती और ये क्या रहती, गवर्नमेंट बुक रहती। तो जो भी पेपर बनता है वो किससे बनता है, NCERT बुक से ही बनता है, ठीक है। या फिर NCERT से कोई सा क्वेश्चन बाहर जाता है तो वो क्या जाता है, उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आता है, ना कि NCERT से बाहर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्सेस, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्सेस। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्सेस। अब चैप्टर में क्या है, बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्सेस। और हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और इसके बाद में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स क्या होता है, एरे से आप समझ सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। एरे क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होती है, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, नंबर, ठीक है। यहाँ पर ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर और फंक्शन। किसकी हो सकती है, नंबर की हो सकती है और फंक्शन की हो सकती है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, रेक्टेंगल पहले तो आप समझते होंगे रेक्टेंगल कैसा होता है, ये रेक्टेंगल होता है और इस टाइप के रेक्टेंगल होते हैं, और रेक्टेंगल हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं या अरेंज किए गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और जो नंबर रहते हैं, मतलब जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, एंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। या तो क्या कह सकते हैं, हम इन्हें एलिमेंट कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, एंट्रीज कह सकते हैं। अब इसके बाद में ये तो आप समझ गए होंगे, इसे क्या पढ़ते हैं, हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और जो नंबर रहते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे क्या पढ़ेंगे हम, तो उसके लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन या समझने के लिए लिखी हुई है थ्योरी थोड़ी सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो वो हम इन्हें देख के बताएंगे, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/2/3 का, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई, अब मैट्रिक्स हैविंग m रो। अगर किसी मैट्रिक्स में क्या है, m रो है, रो क्या कहलाती हैं बेटा, रो कहलाती हैं। जो ऐसे लिखी रहती हैं ये क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो आप ऐसे में अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, कॉलम कहलाते हैं। ये आपने आपका मकान बनता है, बिल्डिंग बनती हैं, उनमें क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं बहुत सारे, इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो जो आप ऐसे देख रहे होंगे वो क्या कहलाती हैं, रो, और ऐसे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये तो आप समझ चुके हैं, m रो है, ठीक है। अगर कोई सा मैट्रिक्स है और उसके अंदर क्या है, m रो है और क्या है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा उसका m × n, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे कैसे हम, m/n मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रीड एज एन m/n मैट्रिक्स। इसे कैसे पढ़ेंगे हम, m/n मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 2/3। इसे क्या पढ़ेंगे, 2/3, ठीक है। अब अगर आप भूल जाएं कभी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ऑर्डर मेन रहता है कि आपको पहले क्या लिखना रहता है, रो लिखना रहता है, फिर क्या लिखना रहता है, कॉलम, ठीक है। तो इसे अगर आप भूल जाएं तो आपको क्या याद रखना है, RC। RC मतलब आपने छोटे में होंगे जब आप,
तो आपने क्या देखा होगा, वो रिमोट कंट्रोल कार रहती है, उस पर क्या लिखा रहता है, RC लिखा रहता है, ठीक है, मतलब रिमोट कंट्रोल या रेडियो कंट्रोल भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस RC का मीनिंग क्या है, RC का मतलब है रो और फिर क्या आएगा, कॉलम। पहले क्या आता है, रो, फिर क्या आता है, कॉलम, ठीक है, ध्यान रखना, पहले क्या आएगा, रो, फिर उसके बाद कॉलम। तो जो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो किससे बिलोंग करेगा, रो से, ठीक है, और जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो किससे बिलोंग करेगा, कॉलम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मतलब रो कितनी यहाँ पर टोटल 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई या इसे बाय पढ़ सकते हैं। कॉलम कितने 1 2 3, ठीक है, तो कॉलम कितने होगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आप ऑर्डर भी समझ चुके हैं, मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। अब लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं टोटल, ठीक है, एलिमेंट कितने हैं टोटल, तो वो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m मल्टीप्लाई n, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर पूछे तो क्या बताना है आपको, ये बताना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो आपको क्या करना है, इस ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके बता देना है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। मतलब कोई पूछे इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर कितने, तो आप क्या करेंगे, 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने 6 हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी भी क्या रहती है, एक अलग से पहचान रहती है, आइडेंटिटी रहती, ठीक है। तो वो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, जैसे हम क्या लेते हैं एक, और जो मैट्रिक्स में बना रहा हूँ इसे क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं हम 2/3 का, ठीक है, 2/3 का एक जनरल फॉर्म वाला मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। तो जो यहाँ पर पहला एलिमेंट रहेगा, ठीक है, पहला एलिमेंट रहेगा, और ये RC आपको ध्यान ही रखना, यहाँ पर पहला एलिमेंट मतलब रो कौन सी रहेगी, यहाँ पर 1 रहेगी, तो इसे क्या लिखेंगे 1, और कॉलम भी कौन सा है 1, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे हम, रो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम, तो क्या आएगा A1 1। अब इसके बाद क्या होगा, रो कौन सी चल रही है A1, लेकिन कॉलम कौन सा स्टार्ट होगा है यहाँ पर सेकंड, तो इस एलिमेंट का नाम क्या रहेगा A1 2, ठीक है। अब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या रहेगा A1 3, क्योंकि रो तो 1 ही है, लेकिन कौन सा कॉलम कौन सा है, थर्ड है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा या इसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी A1 2। अब जो नीचे वाला एलिमेंट है मतलब सेकेंड रो का, तो इसमें सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला क्या याद रखना, RC याद रखना है बस, कि पहले क्या आता है रो, फिर उसके बाद कॉलम। कॉलम कौन सा है 1, अब यहाँ पर रो कौन सी सेकेंड, कॉलम कौन सा है सेकेंड, और यहाँ पर रो कौन सी सेकेंड, कॉलम कौन सा है थर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या, एलिमेंट्स की आइडेंटिटी, एलिमेंट्स को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे हर किसी का नाम होता है वैसे ही इनका भी क्या रहता है, नाम रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या है A1 1 है, इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है A3 3, A2 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रो सेकेंड है, और अगर हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते तो यहाँ पे जो एलिमेंट आता उसका नाम क्या होता है A3 3, क्योंकि रो भी थर्ड हो जाती है और कॉलम भी थर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी मतलब बेसिक था उतना आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद में क्या देखेंगे आप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। यहाँ पर NCERT में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमें टोटल 7 टाइप्स बताए गए हैं, तो अब हम उनको देखेंगे। इतना जितना भी बेसिक था इससे आपका क्वेश्चन आएगा एक एक्सरसाइज 3.1 में, इसलिए आपको समझाना ज़रूरी था। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे, यूज़ होंगे वो स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप देखेंगे टोटल कितने टाइप के टाइप्स होंगे और इन टाइप्स का यूज़ भी होता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इनका यूज़ भी होता है। कॉलम मैट्रिक्स सबसे पहला टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें क्या रहता है सिर्फ एक ही कॉलम रहता है, ठीक है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो होती। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या रहते हैं रो और कॉलम के नंबर क्या रहते हैं सेम रहते हैं, मतलब जितनी रो रहती हैं उतनी क्या रहते हैं कॉलम रहते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज़
सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कि इसमें क्या रहेंगे, एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे रहेंगे, कॉलम सिर्फ क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, इसे ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, RC। ठीक है, तो जो इधर नंबर लिखा हुआ वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और जो इधर लिखा हुआ है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। तो रो कितनी भी हो सकती है कॉलम मैट्रिक्स में, लेकिन कॉलम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर बताया गया है, और इसका ऑर्डर कितना है, m/1। ठीक है, जो जनरल लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, m/1। ठीक है, अब इसके बाद में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कॉलम कितने हैं, 1, लेकिन रो कितनी दी हुई है यहाँ पर, 3। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, RC, मतलब रो कितनी यहाँ पे 3 और कॉलम कितना है, 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/1। ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब जिसके लास्ट में क्या लिखा हो, 1 लिखा हो कॉलम की जगह पे, वो क्या कहलाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। और रो मैट्रिक्स में क्या रहता है, जहाँ पर रो की वैल्यू लिखते हैं ना हम, वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर वहाँ पे क्या लिखा हो, 1 लिखा हो, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो, 1/m, 1 क्या हो, n हो। ठीक है, 1 क्या हो, n हो, वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब नंबर कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर कॉलम के, लेकिन रो का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, रो का नंबर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब रो कितनी रहेंगी, सिर्फ एक ही रहेगी। चाहें तो हम कितना ही बड़ा मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए, लेकिन रो कितनी है, एक ही है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। रो क्या है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 6। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1/6। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं, आप रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों समझ चुके होंगे, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है, रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो। मतलब R इक्वल टू क्या हो, C हो, रो किसके इक्वल हैं, कॉलम के इक्वल हैं, तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, 3/3। ठीक है, मतलब क्या लिखा है, रो कितनी है यहाँ पर, 3 और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो जब रो और कॉलम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 3 और रो कितनी, 1 2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3। अगर ऑर्डर क्या रहे, ऑर्डर में सेम नंबर रहे, 3/3 4/4 1/1 इस टाइप का रहे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ टाइप। अब यहाँ पर देखेंगे हम फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, सिक्स्थ और सेवन्थ। फोर्थ टाइप क्या है, यहाँ पर फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहते हैं, जैसे आपने डायगोनल पढ़े होंगे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहता है इन सब में। ठीक है, जितने भी मैट्रिक्स हैं यहाँ पर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इनमें क्या रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायगोनल्स की हम थ्योरी समझते हैं पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब इसमें क्या रहता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एग्जांपल हम इसी का यूज़ कर लेते हैं, या यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो अदर एलिमेंट हैं डायगोनल को छोड़कर वो क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और कुछ भी दिया हुआ है, वो भी समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में। यहाँ पर क्या रहता है, आई जे इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ पर क्या है, आई इक्वल टू नॉट 0, आई इक्वल टू नॉट जे। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, जो नेमिंग मैंने सिखाई थी,
वहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है हमारा A11 रहता है, और यहाँ पर J क्या रहेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या रहेगा A22 रहेगा। और इसे क्या कहेंगे हम, इधर बना ही लेते हैं हम, इधर क्या रहेगा A12 और इधर पे क्या रहेगा A21, ठीक है। तो ये क्या कहता है बेटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी, वो कहती है हमें Bij इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होने चाहिए I इक्वल टू नॉट J, मतलब I इक्वल टू नॉट J, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 1 और 1 2 1 3 3 ये सब कहाँ आएंगे बेटा, हमारे डायगोनल्स पे आएंगे। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर क्या आया 1 1 2 2। अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स बनाते तो इधर क्या आता A33, और 4x4 का बनाते तो इधर क्या आता A44 आता, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हों, वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और जो भी अदर एलिमेंट हैं वो सब क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और आप चाहें तो ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये भी किसके रिलेटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है, ठीक है। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स में क्यों लिखा हुआ है तो वो भी हम समझेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है बेटा, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो डायगोनल्स पर लिखे हुए हैं वो नंबर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, 2 पर भी आ सकता है, 1 आ सकता है, या 3, कोई से भी नंबर आ सकते हैं डायगोनल पे। और डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे 0 रहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या देखते हैं अपन, 5th वाला स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब आप किसकी बात चल रही है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स की बात चल रही है। अ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल्स एलिमेंट आर इक्वल। एक डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल्स एलिमेंट, इन्हें क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं, हम डेफिनेशन में समझ चुके हैं स्टार्टिंग में। ये क्या कहलाते हैं, हमारे डायगोनल्स कहलाते हैं। और ये अगर इक्वल हैं, ठीक है, 2 इधर भी लिखा है, 2 इधर भी लिखा है, 2 इधर भी लिखा है, ये क्या है इक्वल है, तो इसे क्या कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर जो डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं वो क्या हैं, सब सेम है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर अलग अलग हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स हम इसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसे अगर हमें स्पेसिफिक बनाना है तो क्या कहेंगे, हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या सभी एलिमेंट क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी आप समझ सकते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन इसमें एलिमेंट सब सेम हो गए, तो ये कौन सा बन गया मैट्रिक्स, हमारा स्केलर मैट्रिक्स बन गया। अब इसके आगे एक कदम और आगे बढ़ के एक नया मैट्रिक्स बना, क्या बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1, मतलब जो डायगोनल पर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, डायगोनल में 2 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता था। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, सभी क्या रहते हैं, डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 तो रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं डायगोनल्स के, इसमें नंबर सेम होने चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो डायगोनल में मैट्रिक्स हैं वो सब क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डायगोनल आर ऑल 1, ठीक है, एंड रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जितने भी जो नंबर हैं वो सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। डायगोनल पे सिर्फ क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, वो क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितने बार, लेकिन ये क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या चाहिए, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, और इसमें डायगोनल लिखा हुआ है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में भी क्या चाहिए, स्क्वायर, तो ये भी किस में बनेगी,
स्क्वायर मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा रहता है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। अब इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। बी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ओ। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं अपन, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो। डेफिनेशन में भी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लिखा है सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जो भी एलिमेंट है सब क्या हों, जीरो हों, तो वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये सभी मैट्रिक्स क्या होने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। अब हम इनको एक बार फिर समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, जिसके डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल वाले नंबर क्या हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसके सभी एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के वो तो जीरो होते ही हैं, लेकिन जो डायगोनल पर एलिमेंट होते हैं वो सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो डायगोनल पर एलिमेंट हैं वो सब क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है, हमारे इस जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद में हम इक्वलिटी पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स को हम इक्वल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। इतना बेसिक ज़रूरी था, जो इससे आपको एक्सरसाइज जल्दी से समझ में आ जाएगी और आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी, जैसे आप मतलब 5th क्लास या 6th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं उस टाइप की मैथ आपको लगेगी इतना बेसिक पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज 3.1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती, ये हमें बताती कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ, मतलब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे। ठीक है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब सेम ऑर्डर मतलब जे कितने का मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2×2 का है, तो जे भी कितने का होना चाहिए, इधर 2×2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वही मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं, मतलब वही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन और कौन सी है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द corresponding element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। यहाँ से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम नीचे जो लिखा हुआ है उससे समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, A11 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B11। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात की गई थी, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, जैसे इसका रो 1 का और 1 कॉलम वाला A11 की हम कंपैरिजन किससे करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट से ही करेंगे। ठीक है, और इससे इसकी करेंगे, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर एक क्या हो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट किसके इक्वल हो, बी के एलिमेंट के इक्वल हो, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, और इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल हों, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसी समझें, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन में तो थोड़ा आपको लग सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो इसे हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर A11 लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा A11 इक्वल टू B11 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, A12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B12 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, A21 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B21 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
A22 इक्वल टू B22, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के क्या हों, इक्वल हों, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। और अगर ए और बी इक्वल हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, जैसे यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए हैं। आप चाहें तो एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, देखो 2 3 1 0, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो जे 2/2 का है तो इधर भी एलिमेंट 2/2 के ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब कितने, इधर 4 एलिमेंट हैं तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो, 4, 2 1 3 0। अब आपको आ गया होगा समझ में कि 2 2 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल होगा। मतलब ए के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बी के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो बी के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप इनसे भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। जितना इजी कर सकता था मैं उतना मैंने आपको इजी करके बताया कि ये क्या कैसे इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होगा, A21 B21 के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट, जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ये कहाँ पर कॉर्नर पे है तो ये इसके कॉर्नर वाले के होगा, और फिर कॉर्नर से सेकंड जो है वो उसके इक्वल होगा, और यहाँ पर जो कॉर्नर वाले के नीचे वाला एलिमेंट है वो इसके नीचे वाले एलिमेंट के, मतलब बिल्कुल जिस पोजीशन पर यहाँ का एलिमेंट है उसी पोजीशन का सेकंड वाले का एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में भी है और आगे भी मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को इससे रिलेटेड, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा है, स्किप नहीं किया कुछ भी, तो अब आपको 3.1 में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसे नाम क्या दिया हुआ, ए, ठीक है। और उसके अंदर ए एलिमेंट लिखे हुए हैं और एक, अब क्या बताना है हमें, राइट लिखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। अब हमें यहाँ पर एलिमेंट्स बताना है, A13 कौन है, A21 A33 A23 और A24, ठीक है। ए एलिमेंट भी बताना है हमें। तो अगर आप बेसिक पढ़ते हुए अभी तक यहाँ पर इस वीडियो पे बने हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में ही सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, रो और मल्टीप्लाई, ठीक है। रो और क्या, कॉलम का मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे देखते हैं ना हम, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, रो बाय कॉलम, m/n, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पूछता है, ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आस्क है कि हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ। ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको क्या ध्यान रखना है, RC, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, RC, क्योंकि अगर आपने C ऐसा कर दिया, क्या होता है, m×n होता है। ये तो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, बेसिक में पढ़ा हुआ है m×n होता है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलता कि हमें पहले क्या लिखना है, रो की नंबर लिखना है या कॉलम के नंबर लिखने, कितने नंबर हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक RC। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम,
रो कितनी है उन्हें काउंट करेंगे और लिखेंगे। रो कितनी 1 2 3, रो जो है 1 2 3, तो रो कितनी है टोटल 3। तो सबसे पहले हमें रो लिखना है, उसके बाद क्रॉस का साइन लगाना है, इसे पढ़ेंगे 3y। अब इसके बाद में क्या लिखते हैं हम, कॉलम कितने 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, टोटल कॉलम कितने 4। तो अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3y4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3y4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने गलती से क्या कर दिया यहाँ पर 4y3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं हम, रो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए ये आरसी ट्रिक क्या आपको ध्यान रखना है। आरसी मतलब पहले रो फिर क्या आएगा, कॉलम आएगा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इक्वल टू, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है m मल्टीप्लाई n, और जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वही क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो इतना कुछ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे 3 × 4 करेंगे इक्वल टू 12, मतलब जो ऑर्डर निकल के आता है ना उसी का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 12 होंगे। यही कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत कुछ समझने में हेल्प होगी। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, A13 जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हमें सबको बताना है यहाँ पर आइडेंटिफाई करके कि A13 कौन सा है, A21 कौन सा है, ये सब हमको बताने हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बताने वाले हैं, A13 के बारे में बताने वाले हैं। तो A13 क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी कौन सा रूल याद रखना है आपको, RC। ठीक है, कौन सा, RC, मतलब पहला क्या देखना, पहला जो एलिमेंट रहेगा, पहला जो नंबर रहेगा वो क्या बताएगा, हमें रो बताएगा, और सेकंड एलिमेंट हमें क्या मतलब सेकंड नंबर रहेगा वो हमें क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। तो कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है। तो फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, तो ये एलिमेंट क्या है 19। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसके बारे में बताना है, A21 रो सेकंड कॉलम 1, तो रो सेकंड और कॉलम 1 35। ठीक है, अब हमें किसके बारे में बताना, A33। तो A33 बता देंगे, उसमें क्या देखो, रो कौन सी, थर्ड, कॉलम कौन सा, थर्ड, तो इधर क्या आएगा -5। अब इसके बाद क्या पूछा है उसने, A24 मतलब रो सेकंड कॉलम 4, रो सेकंड कॉलम 4, तो इधर क्या आएगा 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या है A32, तो हम थोड़े ऊपर की ओर आते जा रहे हैं, लेवल अप हो रहा है। अब यहाँ पर क्या देखना है हमें, A23 रो 2 और कॉलम 3, रो सेकंड कॉलम कौन सा 3, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें 5/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, मतलब एक मैट्रिक्स है और उसके पास कितने हैं 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, इट कैन हैव। ठीक है, मतलब उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फिर समझाता हूँ मैं आपको, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स
इट कैन हैव, मतलब 24 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है, हमें बताना है उसके पास टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या होगा अगर इसके पास क्या हो 13 एलिमेंट हो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे, पहले क्या समझते हैं, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं मिक्स, ठीक है, बाद में हम इसे समझेंगे। तो पहले क्या कहा गया है यहाँ पर, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। कितने एलिमेंट हैं टोटल, 24 एलिमेंट है। अब हमें बताना है ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा नहीं है पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। अब तो अब हम इसे इधर समझ ले रहे हैं, अच्छे ईजी बेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम हम निकालेंगे इसका, एलसीएम नहीं फैक्टर कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 बन जा 3, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑर्डर तो क्या रहेगा हमारा, इसका फर्स्ट ऑर्डर रहेगा हमारा इसका 24 मल्टीप्लाई 1। अब ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर वो रहता है कि मल्टी एलिमेंट तो टोटल उसमें कितने हों 24 ही हों, लेकिन हम उसे और कैसे कैसे बना सकते हैं, मतलब एक इधर रो कितनी हो 24 हो और कॉलम कितने हो 1 हो, ऐसे ही बना सकते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है। और कैसा बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं, बहुत टाइप के, जे कौन सा कॉलम, जे कौन सा रो मैट्रिक्स, और भी कई टाइप के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हम समझने वाले हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, 24 क्या हो जाएंगे, उसमें रो हो जाएंगी, और 1 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। और एक क्या रहता है, इसी का अपोजिट रहता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 1 रो हो जाएगी और 24 क्या हो जाएंगे, उसमें कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा रहता है ना। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इधर क्या दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है। जे कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, रो कितनी है इसमें 1 और कॉलम कितने 3, तो 1/3 का है। अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 3/1 का भी तो लिख सकते हैं। 1 2 3, रो कितनी हो गई इसमें 3 और कॉलम कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और उन्हें हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 और 3/1। तो वैसे ही हम जो भी नंबर लिखेंगे ना, हम यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे, एक हमें क्या करना है, उसी का उल्टा करके लिखना है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे रो की जगह पे नंबर है, वो कहाँ पे, रो की जगह पे जो नंबर है वो कॉलम की जगह पे आ जाएगा, और जो कॉलम की जगह पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, रो की जगह पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस एलसीएम का हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ये हमने क्यों किया। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर तो ये हमें ऐसा लिखना ही है, मतलब एक क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट दिया हो, जितने भी एलिमेंट दिए हों, हमें क्या करना है, उस एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि किसी भी डिजिट में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आता है, तो 24 ही आएगा, और इधर कितना आएगा 24 ही आएगा। अब एलसीएम हमने ये फैक्टर इसलिए निकालें क्योंकि हम इनमें से क्या करेंगे, एक नंबर ले लिए 2 और इन सब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। तो हम ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर अब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 2 ऑर्डर्स तो ये हो गए। अब मैं साइड में इस साइड लिख देता हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या गलती नहीं करना है आपको, ये ब्रैकेट लगा के इस टाइप से मत लिखना, डायरेक्ट आप लिख देना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 12, अब एक बार क्या करना है आपको, इसी को उल्टा करके लिखना, मतलब 12 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
2 को हमने अकेला ले लिया, फिर इसके बाद क्या कर लेंगे हम, 2 2 जा कितना कर लेंगे 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, तो एक ऑर्डर ये हो गया 4 और किसका 4/6 का, और इधर क्या आएगा 6/4। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, एक और ऑर्डर बन सकता है कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3। ठीक है, 8 × 3, यह क्या हो सकता है 3 × 8। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने ऑर्डर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्डर बन गए इसके 8। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद क्या कहा गया, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। फिर क्या होगा जब उसके पास क्या हो 13 एलिमेंट हो। ये रफ वर्क था बेटा, इसे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना है आंसर। ठीक है, और इन्हें भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। वो इस साइड मैंने फैक्टर्स निकाले हुए थे इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम इसके लिए, इफ़ it has 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट होंगे देन, इधर पे भी लिख सकते हैं, देन पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, इधर इक्वल टू लगा के लिख देता हूँ मैं। आपको ध्यान रखना है अगर क्या दिया हो एलिमेंट में हमें कैसे दिए हुए हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म में दिए हों। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13 एलिमेंट हैं, तो 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर्स तो टूट नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उसे फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा इसके ऑर्डर क्या होगा, एक तो क्या होगा 13 × 1 होगा, और एक क्या होगा 1 × 13। ठीक है, तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या हो जाती कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 ऑर्डर हमारे इसके आ गए और इसके 2 ऑर्डर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अ मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये क्वेश्चन कैसा है, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा, बस डिजिट चेंज कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन किस टाइप के उसमें आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स है और उसके पास कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब इसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो हमें बताना है। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर इसके पास कितने 5 एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो वो सब हम बताने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। अब यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18। ठीक है, अब क्या पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है हमें, पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है हमें। तो इजी मेथड क्या, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसी के ऑर्डर बना लेंगे, 18 × 1 और एक क्या रहेगा 1 × 18। ये आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं हम, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्योंकि हम इसे एक बार रो मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और एक बार इसी क्या कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, और बाकी सभी के साथ में भी यही होता है, इसलिए हम एक बार सीधा लिखते हैं फिर उसका अपोजिट करके लिख देते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो उसके ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 18 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम नहीं इसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो 2 9
3, इधर क्या आएगा 3, ठीक है। तो पहले तो 3 3 जा 9, 2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। 2/9 और 9/2, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिख देता हूँ मैं इसी का। अब क्या होगा, 9 तो हो गया, अब इधर 6, ठीक है, 6/3, 6/3 और एक क्या हो जाएगा 3/6। अब क्या हो जाएगा, अब और कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 9 हो गया, 3 3 जा 9, 9/2 हो गया है, ठीक है, 3 3 जा 9, ये सब हो गए हैं। तो टोटल एलिमेंट्स इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर होंगे इसके, ठीक है। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे इसके, 6 होंगे, जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 18/1, 1/18, 2/9, 9/2 और यहाँ पर 6/3 और 3/6। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स थे। अब इसने एक और क्वेश्चन दिया, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अब 18 एलिमेंट थे तो इतने ऑर्डर बन गए, अब इसके 5 एलिमेंट होंगे तो कितने बनेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे। इफ़ इट हैज़ 5 elements, then possible order इक्वल टू, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर क्या दिया हो, प्राइम नंबर हो, तो उसके ऑर्डर क्या रहेंगे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे बस, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा 5 × 1 और एक क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं 1/5, इसे क्या पढ़ेंगे 5/1। तो ये मल्टीप्लाई हम पढ़ लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाइंग का साइन हम लगाते हैं, इसलिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसे क्या कहते हैं 1/5 अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्या, 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 का अब हमें मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। A = IJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन, उसके एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, हमें ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एक 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले हम, लेकिन जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो हमें सभी क्वेश्चन में सेम रखना है, ठीक है। n जनरल 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2/2 का मैट्रिक्स क्या होगा, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 2/2 का मैट्रिक्स दिखने वाला है, ठीक है। ये क्या है, हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है ना, जे किसकी वैल्यू है, I और J की वैल्यू, ठीक है। जे किसकी वैल्यू I और J की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, I और J की। तो हमें I और J की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। जैसे हम 1 1 निकालने वाले हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला नंबर वो क्या है, I की वैल्यू, और सेकंड वाला किसकी वैल्यू, J की। इसमें पुट करना है और हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं, इतना आपको सभी क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ से कौन सा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा 1, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, A11, ठीक है। A11 निकालने वाले हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, I की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर शायद प्लस होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, NCERT में प्लस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्लस। तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 ज़ा 4। चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। पावर 2 है मतलब कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है। तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, 2 से 2 4 को कैंसिल करेंगे, कितना बचा 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, कोई सा भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, हमारी मर्ज़ी। इसके बाद इसे निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, सेकंड वाला निकाल लेते हैं। यहाँ पे A12, तो A12 मतलब I की जगह पे क्या आएगा 1 और J की जगह पे क्या आएगा 2 अपॉन 2। प्लस करेंगे कितना आएगा 3 अपॉन 2, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, 3 × 3 अपॉन 2, 3 3 जा कितना आएगा 9, 9/2। कट सकता नहीं था इसलिए यही इसका आंसर है। अब इसके बाद में क्या निकालना है हमें, A21। I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, Aij = इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। I की जगह पे कितना पुट कर दिया यहाँ पर 1 और J की जगह पे 1। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अपॉन 2 इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 3 जा 9/2। अब आप समझ गए होंगे, पावर 2 लगी मतलब इसका क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 2 फाइंड करना हमें। A22 = I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2 अपॉन 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2। अब 4 × 4 अपॉन 2। चाहें तो हम इधर पे भी काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा इधर 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सभी एलिमेंट आ गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या फाइंड करना है हमें, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हाँ देयरफॉर ही लिख देते हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स क्या होगा 2x2 का। A11 क्या आया हुआ है हमारे पास 2, A12 क्या आया हुआ है हमारे पास 9/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। A11 की वैल्यू क्या आई थी 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। A12 की वैल्यू क्या आई थी 9/2, तो 9/2 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब A21 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो A21 की वैल्यू क्या आई थी 9/2, तो यहाँ पर पुट कर दिया। A22 की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। एक बार इसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा सही आया हुआ है। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। मिल गया, ठीक है। तो इतना हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम कितना मिटाने वाले हैं इधर से, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन में क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा Aij = I/J। ठीक है, मतलब अगर हम A11 निकालेंगे तो क्या करेंगे, I की वैल्यू कितनी 1 और J की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आंसर आएगा 1। तो A11 हमारा कितना आया 1। अब क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे। ठीक है, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, J की वैल्यू 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2। अब क्या निकालेंगे हम A21, तो 2/1 = 2। अब यहाँ पर क्या निकालना है A22 मतलब 2/2 = 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। आंसर क्या होगा हमारा, मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पर 1 1/2 2
और यहाँ पे कितना आएगा 1। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा राइट है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धीरे धीरे समझाया और इसमें थोड़ा फास्ट, और इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? I + 2j। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और मैच कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन सही है, इतना सेम रहेगा। इतना सेम क्यों रहेगा? क्योंकि हमें क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स ही बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमें क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स करना है। और अगर सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके बाद वाला, मतलब कौन सा 5 वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है, हमें 3x4 का मैट्रिक्स करना है। तो हम 3x4 का मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो वो हम कहाँ समझेंगे? नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही लॉन्ग हो चुकी। अब यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 3rd। तो क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे। ठीक है, इतना सब में सेम रहेगा, इसे आप कॉपी वैसा एज इट इज़ कर सकते हैं। तो I की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 + 2। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं 2, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। और J की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या है? इधर 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई 1 कर दिया। स्क्वायर अपॉन में क्या था? 2, तो इधर क्या लिख दिया हमने? 2। ठीक है, इधर क्या आएगा? 1 + 2 बन जा 2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 और 1 कितना होगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9 अपॉन 2। ठीक है, एक इसकी वैल्यू आ गई A11 की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? A12 की। अब उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख लिया है। I की वैल्यू कितनी? 1 मल्टीप्लाई G की वैल्यू कितनी? 2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 1 + 2 2 कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2 अपॉन 2। 1 और 5, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 2 स्क्वायर। इधर कितना आएगा? 5 5 × 25 अपॉन 2। ठीक है, अब इधर क्या फाइंड करना है हमें? A21 फाइंड करना है। तो I की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2, और G की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1। ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 का 2 और 2 बन जा 2 अपॉन 2। 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर भी आएगा अभी। इधर कितना आ जाएगा? 8 अपॉन नहीं 8 नहीं, इधर कितना आएगा? 4 4 जा 16 आएगा अपॉन 2। कटने के बाद आएगा इधर 8। ठीक है, अभी एक एलिमेंट और बचा हुआ है इसका A22, उसे फाइंड करेंगे। 2 I की जगह पे 2 है और J की जगह पे भी क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 + 4 अपॉन 2, इधर कितना जाएगा? 6 की पावर 6 2 अपॉन 2। 6 6 जा 36 अपॉन 2। तो इधर कितना आएगा? 2 1 जा 2, बचा कितना? 1, 2 8 जा 16। ठीक है, इतना यहाँ पर आएगा। अब हमें क्या करना है? इसका मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे देयरफॉर मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा? इधर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम। A11 मतलब 9/2 और A12 मतलब 23 अपॉन 23 नहीं, इधर क्या है? 25/2 और A21 मतलब 8 और A22 मतलब 18। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार इसका आंसर और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 5 से ऑब्जेक्टिव
वाले क्वेश्चन है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, मतलब टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।